आपने देश की दो बड़ी बड़ी पार्टियों में रहकर चुनाव लड़ा, तो दोनों पार्टियों में आपको क्या फर्क नजर आया? 20 वर्ष तक तुम कुछ नहीं कर पाए, बनी बनाई सरकार तुम नहीं चला पाए, बिल्कुल नादानी के कारण तुम्हारी सरकार गिर गई। लोग कहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये उनकी मुझे उनकी सोच पे हंसी आती है। आप भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ, पूरा देश हंस रहा है। तो ये एक मजबूत प्रजातंत्र की बात नहीं है। और भाजपा में तो आप बोल ही नहीं सकते, जो बोलेगा बाहर जाएगा। वही हालत यहाँ हो रही है। कई पार्टी के खिलाफ जिन्होंने बयान दिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ मेरे खिलाफ हुई। कांग्रेस छोड़कर भाजपा की ज्वाइन की और फिर कांग्रेस में लौटे, इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है? जो लोगों का युवाओं को शिक्षा तो मिल रही है लेकिन जॉब नहीं मिल रही। सीधा आपको लगता है कि पार्टी बदलने से आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर असर पड़ा है? जो हमारे प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनका नोट फाड़ के फेंक दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। और सभी कहेंगे राहुल गांधी को कहिए प्रधानमंत्री बनेंगे तो ही आप पार्टी में रह सकते। मुझसे कहा था, मैंने मना कर दिया, मुझे निकाल दिया पार्टी। प्रदेश की हालत देख लीजिए आप, 3.5-4 लाख करोड़ का कर्जा है। राजनीतिक सफर में कई मोड़ आते हैं, कुछ राहें कांटों भरी आती हैं। आज हमारे साथ ऐसे नेता हैं जो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और जिन्होंने देश की दो बड़ी पार्टियों के अंदर झांक कर देखा। एक ऐसी बेबस और गहराई भरी बातचीत श्री लक्ष्मण जी से हम करते हैं। तो हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद M9 इंडिया न्यूज़ को। आपका जन्म और राजनीतिक परिवार में हुआ, क्या आपको बचपन से ही राजनीति में आने की प्रेरणा थी? जी बिल्कुल नहीं। मेरा जन्म एक परिवार में, भूतपूर्व राज परिवार में हुआ है, परंतु हमारे पिताजी की सोच और राजाओं की तरह नहीं थी। वो बदलते भारत को समझते थे। और 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ था, उसमें वो लड़े भी थे और निर्दलीय विधायक भी बने थे। तो प्रजातंत्र का हमेशा उन्होंने सम्मान किया है। और फिर 20 वर्ष तक हमारी राघोगढ़ सीट जो थी वो आरक्षित रही, तो हमारे परिवार से कोई नहीं लड़ा था। तो ये तो मेरा परिवार का बैकग्राउंड है। लेकिन हम कोई राजनीतिक थे ऐसा नहीं था। राजनीति में आए हैं और राजनीति में रहकर संघर्ष करके आज पहुँचे हैं जहाँ भी पहुँचे। जैसे कि बात करें, आपने मतलब राजनीति में आने का कैसे मन बनाया कि मुझे भी राजनीति करना है? देखिए, मन मैंने नहीं बनाया, ऐसी परिस्थिति बनी कि पार्टी ने मुझे विधायक का चुनाव लड़ने का आदेश दिया और मैं चुनाव लड़ा, जीता। ये 1990 में पहला चुनाव में जीता था। उस समय कांग्रेस के खिलाफ वातावरण था और 320 सीट की जो विधानसभा थी, उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, तो केवल हम 55 सीट जीते थे। उनमें से एक राघोगढ़ की सीट में जीता था। तो बड़ी विपरीत परिस्थितियों में पहला चुनाव लड़ा और जीता था। आपने देश की दो बड़ी पार्टियों में रहकर चुनाव लड़ा, तो दोनों पार्टियों में आपको क्या फर्क नजर आया? दोनों पार्टियों के अनुभव अच्छे भी रहे, खट्टे भी रहे। पर मैंने ये पाया कि आंतरिक जो प्रजातंत्र होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी जो होती है, वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं दिखी, कम दिखी। एक बात मैं बताना चाहूँगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों के लिए ये आंतरिक प्रजातंत्र जो होता है ना, इंटरनल डेमोक्रेसी जो पार्टी में होती है, ये बहुत आवश्यक होती है किसी भी पार्टी के लिए। 1960 में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने एक 15वीं लॉ कमीशन का गठन किया था 1960 में। उस लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी कि जिस पार्टी के अंदर अगर आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है और कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उस पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, ऐसा सुझाव था। लेकिन मुझे आज दुख इस बात का होता है कि पंडित नेहरू इस बात को मानते थे, लेकिन पंडित नेहरू की पार्टी इस बात को नहीं मानती है। और कोई भी अगर अपनी बात रखता है, कभी कभी जो तथाकथित हाई कमांड कुछ गलत भी कर रहा है, उसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ एक्शन होता है। तो ये एक मजबूत प्रजातंत्र की बात नहीं है। और भाजपा में तो आप बोल ही नहीं सकते, जो बोलेगा बाहर जाएगा। वही हालत यहाँ हो रही है। तो ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और पंडित नेहरू की भावनाओं के विरुद्ध ये काम हो रहा है।
अच्छा, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। जैसे कि बात करें आप 5 बार सांसद और 3 बार के विधायक रहे, तो जनता की अपेक्षाओं में तब में और अब में क्या अंतर आपको नज़र आए? देखिए, जब हम पहला चुनाव में लड़ा था तो शिक्षा की बहुत कमी थी। जी बिल्कुल। बालिका शिक्षा तो बहुत ही कम थी, जब बच्चियां स्कूल नहीं जाती थीं और स्कूल की बिल्डिंग नहीं होती थी और एक अलग वातावरण था। लेकिन धीरे 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 आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा भारत अपने एक शिक्षा में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हमारे देश में हमने हासिल की है। गांव-गांव में स्कूल है, बच्चियां बहुत पढ़ने जा रही हैं और बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं और लड़के भी बहुत पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। हमें खुशी होती है इस बात की और सारी लड़ाई इसी बात की थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम अभी लेकिन बहुत कुछ करना है। शिक्षा जो है वो रोजगारोन्मुखी होना चाहिए। डिग्री लेने से ही फर्क नहीं पड़ता है, डिग्री तो ले लेते हैं, मिल जाती है, लेकिन डिग्री के बाद क्या हमको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, क्या बैंक हमको उतनी मदद कर रहे हैं अगर हम खुद का अपना धंधा करना चाहें तो, स्वरोजगार करना चाहें तो, क्या स्वयं सहायता समूह जो हमने बनाए हैं महिलाओं के लिए क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं युवाओं को शिक्षा तो मिल रही है लेकिन जॉब नहीं मिल रही, सीधा मतलब कम मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, मिल रहा है कम मिल रहे हैं, मिल रहे हैं और अवसर जरूर मिल रहे हैं। जैसे आपका खुद का उदाहरण मैं दूंगा कुशवाहा जी, आपका ये चैनल आपने चलाया है पॉडकास्ट का, ये आपकी मेहनत का है। एक अवसर आपको मिला, जी बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी का अवसर आपको मिला। तो टेक्नोलॉजी बहुत सारे रोजगार पैदा करके देती है आपको। अब ये आपके ऊपर, आप कहाँ जाके अपना क्या कर रहे हैं, क्या कर, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की हो तो आप इंजीनियरिंग काम कर सकते हो। नहीं, मैंने बहुत सारे इंजीनियर देखे हैं जो खेती कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई टेक्नोलॉजी, फूलों की खेती कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो इस तरह कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ, आपकी रुचि क्या है और आपके अंदर क्या हुनर है। और आपके अंदर कई ऐसे हुनर होते हैं जो आपको पता नहीं होता है, लेकिन आज आपको उनको उभारने का अवसर मिल रहा है और इसी से रोजगार मिल रहा है। अच्छा, बात करें आप कांग्रेस छोड़कर भाजपा की ज्वाइन की और फिर कांग्रेस में लौटे, इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है जो लोगों तो अभी वो सब सबको मालूम है, उसको दोहराने से कोई मतलब नहीं। पॉडकास्ट के द्वारा वो सबको मालूम है। अच्छा, सबको मालूम है, वो अतीत हो गया, अब भविष्य की बात करें। क्या आपको लगता है कि पार्टी बदलने से आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर असर पड़ा है? देखिए, वो सब छोड़ो, आज हम आज की बात करें। आज स्थिति ये है कि मैंने प्रयास किया था कांग्रेस पार्टी में कि हम एक आंतरिक प्रजातंत्र खड़ा करें। हाँ जी बिल्कुल, जो पंडित नेहरू की भावना थी। मुझे उस समय बहुत दुख हुआ जब राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह जी जैसे विश्वविख्यात अर्थशास्त्री, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनका नोट फाड़ के फेंक दिया। मुझे बहुत दुख हुआ और सभी को दुख हुआ। बिल्कुल। और एक आंतरिक प्रजातंत्र का जो सपना था कांग्रेस का, वो चूर चूर हो गया। और वो जो फाड़ के फेंका, वो क्या था प्रस्ताव? ये जीएसटी का प्रस्ताव था जो कांग्रेस पार्टी लगाने की सोच रही थी। अच्छा। और जीएसटी अगर कांग्रेस पार्टी लगा देती तो बहुत सारा धन राष्ट्र कोष में उस समय जमा हो जाता। अच्छा, कब की बात? ये बात है, ये मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, दूसरी बार जब प्रधानमंत्री थे। और आज इस साल, पिछले साल 22 लाख करोड़ जीएसटी से सरकार को मिला है। बिल्कुल। उसकी वजह से हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, आधुनिकीकरण कितना हुआ है, हमने हथियार तक खरीदे हैं आज, जो हमारी सेना मजबूत हुई है। जी बिल्कुल, ये जीएसटी की वजह से हुई, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल। उस कागज को राहुल गांधी ने फाड़कर फेंक दिया। तो ऐसे नेताओं को हम अगर आगे बढ़ाएंगे लेके, तो पार्टी का क्या होगा? तो ये बातें जब मैंने रखी तो कि उन्हें अच्छा नहीं लगा। और वहाँ तो कहा जाता है कि राहुल गांधी को कहिए प्रधानमंत्री बनेंगे तो ही आप पार्टी में रह सकते। मुझसे कहा था, मैंने मना कर दिया, मुझे निकाल दिया पार्टी में। सवाल करने वाला था कि तो मुझे दुख इस बात का होता है कि एक इतनी महान पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसने देश को आज़ाद कराया, आज इतनी दयनीय स्थिति में आ गई है। और यही सोचकर मेरे सभी साथियों ने फैसला किया। मैंने जो वीडियो जारी किया था उसको लाखों लोगों ने देखा, मुझे फ़ोन आए, तो मेरा भी उत्साह बढ़ा।
और लोगों ने मुझसे कहा कि साहब एक ऐसी कम से कम प्रदेश में ऐसी कांग्रेस बने जहां कार्यकर्ता की आवाज़ सुनी जाए। बिल्कुल। और इसीलिए हम लोगों ने फैसला लिया है, धीरे धीरे उसको हम मूर्त रूप भी देंगे और खड़ी करके बताएंगे। एक ऐसी कांग्रेस जहां कार्यकर्ता की आवाज़ ही सब कुछ है, वहां कोई हाई कमांड नहीं है, कोई दिल्ली है ना भोपाल है, समितियां रहेंगी, समितियां मिलकर पार्टी को चलाएंगी, बूथ से लेकर प्रदेश तक समितियां रहेंगी, कोई एक व्यक्ति की नहीं चलेगी। अगर मैं उस पार्टी को शुरू करने का पहल कर रहा हूं तो मेरी भी नहीं चलनी। सही है। पार्टी जब खड़ी होगी तो कार्यकर्ता जो कहेगा और बहुमत से जो फैसला होगा वही मान्य होगा। ऐसी कांग्रेस पार्टी हम खड़ी करके बताएंगे। और ये कांग्रेस के लोग समझ नहीं रहे, मैं कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं कर रहा हूं या कुछ, मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कह रहा हूं। तुम्हें पर्याप्त अवसर मिले, 20 वर्ष तक तुम कुछ नहीं कर पाए, बनी बनाई सरकार तुम नहीं चला पाए, बिल्कुल नादानी के कारण तुम्हारी सरकार गिर गई, तो फिर कैसे सरकार बनाओगे। और आज जो सर्वे आया है मीडिया का, वो तो ये कह रहा है कि साहब 40-45 सीट से ज़्यादा कांग्रेस की नहीं आ रही। तो ये जो संगठन हम खड़ा कर रहे हैं, ये भाजपा को हराने के लिए कर रहे हैं। हराएंगे हम भाजपा को, और हम चुनाव के आने तक हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम कुछ सीटों पे जीत भी सकते हैं। और वो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए, और फिर हम अपनी ताकत दिखा के फिर आगे हम साथ में लड़ने को भी तैयार हैं उनके, लेकिन भाजपा को हम नहीं आने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। और अगर वो इसी बात पर अडिग रहेंगे कि नहीं राहुल गांधी जो कहेंगे होगा, तो फिर उनकी स्थिति बद से बदतर होने वाली है। तो जो लोग कहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये उनकी मुझे उनकी सोच पे हंसी आती है। आप भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ, पूरा देश हंस रहा है। तो ये उनको इस तरह की बात छोड़ देना चाहिए। कार्यकर्ता बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। न राहुल गांधी बड़ा, न लक्ष्मण सिंह बड़ा, न कोई बड़ा। कांग्रेस से निष्कासन होने के बाद आपकी राजनीतिक जीवन, निजी जीवन में कोई प्रभावित हुआ या फिर? मुझे तो और आत्मबल मेरा बड़ा है, आत्मविश्वास बड़ा है। मुझे जो मेरे मन में करने की ललक थी, उसका अवसर ईश्वर ने मुझे दिया है। और ये मुझे समाचार मिला जब मैं वृंदावन बिहारी लाल की परिक्रमा करके लौटा था, तो वृंदावन बिहारी लाल की इच्छा है ये, उन्होंने मुझे एक मार्ग दिखाया है कि इस मार्ग पे चलो। तो जब वो साथ हैं तो फिर किसकी चिंता, कोई चिंता की बात। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जो बोला है उसको काट पीट के गलत तरीके से पेश किया गया? ना 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 ना, मैंने जो बोला है टीवी में, कैमरे में बोला है। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके विरुद्ध मैंने बोला है। क्या गलत बोला? सही बात। मैंने केवल इतना कहा था कि राहुल गांधी भी सोच समझ के बोलें, क्योंकि उनके बयानों ने पूरे देश में एक भ्रम पैदा कर दिया। सही। सेना का अपमान करते हैं, सेना का अपमान करते हैं, सेना से सवाल करते हैं, एक बार नहीं अनेक बार, पार्टी के और लोग करते हैं। और ऐसे कई पार्टी के खिलाफ जिन्होंने बयान दिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ मेरे खिलाफ हुई। तो ये उनकी छवि खराब हुई इसमें। इस फैसले को कितना सही मानते हैं आप? जी, ये फैसले को कितना सही मानते हैं? अब ये फैसला तो उन्होंने ले लिया, उनके लिए सही है, मेरे लिए गलत है। अच्छा, बात करें आज की राजनीति में सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं आज की राजनीति में चल रही? आज की राजनीति में कई चुनौतियां हैं हमारे देश के सामने। आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, जो विश्व में जो हालात बने हुए हैं, युद्ध जो हो रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पूरी दुनिया खड़ी है, उसके कारण जो महंगाई बढ़ी है और आगे बढ़ने वाली है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। उस पर हम कैसे काबू करेंगे? इसलिए हमें अर्थशास्त्रियों को मुख्य धारा में लाना चाहिए। उनकी एक कमेटी बनाई होगी, शायद उन्होंने नहीं बनाई तो बनाना चाहिए। जी बिल्कुल। ये कोई मोदी जी को टीवी पे दिखाने से महंगाई कम नहीं हो जाएगी, या राहुल गांधी को टीवी पे दिखाने से महंगाई कम नहीं हो जाएगी। आपको अर्थशास्त्रियों को लाके हर स्तर पर राज्य सरकारें जो फैसला ले रही हैं, जिससे आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, उसको सुधारने के लिए, आज मध्य प्रदेश की हालत देख लीजिए आप, 3.5-4 लाख करोड़ का कर्जा है। ये कहाँ से लाएंगे? एक अर्थशास्त्री नहीं है जो इन्होंने नहीं रखा है, जो कम से कम इनको सही रास्ता बताए, और हैं भी तो उनकी ये सुनते नहीं हैं। तो राजनेता निर्णय ना लें, अब अर्थशास्त्री लें, विद्वान लें, वो निर्णय लें और ये उसका अनुसरण करें।
तब जाके हम आर्थिक रूप से और मजबूत होंगे। बात करें क्या भारत में विचारधाराओं की राजनीति खत्म होती जा रही है? नहीं नहीं, ख़त्म नहीं हो सकती, ना हो रही है। विचारधारा अपनी अपनी जगह है और यही हमारी भारत की महानता है कि विचारधारा अलग अपनी अपनी है और यही तो प्रजातंत्र का मज़ा है। तो विचारधाराएं हैं, अब जनता के ऊपर है। प्रजातंत्र में जनता चुनती है, किस विचारधारा को चुनती है किसको नहीं चुनती है चुनाव में पता चलता है, लेकिन विचारधारा हमेशा है। और जब से ये हमारा भारत देश आदिकाल से विचारधारा यहाँ मजबूत रही है। और गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति थे, महापुरुष थे, जिन्होंने पंचायत का गठन किया, तो ये तो प्रजातंत्र उस समय से था। अच्छा, अगर बात करें आपको मिला तो भारतीय राजनीति में क्या बड़ा सुधार करेंगे आप? तो राजनीति की बात करें, भारतीय राजनीति में सुधार करने के लिए बहुत लोग हैं मेरे जैसे, मैं तो एक छोटा सा, आपको लगता है क्या देखिए सुधार होना चाहिए? नहीं, मैंने बताया ना, जैसे एक महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, और भी ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरों में तो व्यवस्था हो गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी स्वास्थ्य की बहुत कमी है। तो ये सारी बातें हैं और इसको कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसको सब लोगों को मिल के करना है। पर एक सही मार्गदर्शन दिखाना हम सब जनप्रतिनिधियों का काम है और सभी बुद्धिजीवियों का काम है।